हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लक्ष्य पवार, आपका अपना बायोलॉजी मेंटर। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है निर्माण बैच, जो कि हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। वो बच्चे जो अपना कैरियर में खुद को एज अ बड़े डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच बहुत सुटेबल है। और ये क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है, जो अपने आप को 2027 में होने वाले नीट के एग्ज़ाम में अपियर करेंगे और अपने सपनों का मेडिकल कॉलेज और अपने सपनों का कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए निर्माण बैच है। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है, इसमें हमने 10th में क्या पढ़ा था, तो वही चीज़ें बस हमें यहाँ पर बहुत वास्ट लेवल पे पढ़नी है। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रेस्पिरेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या काम होता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, और जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन करने के लिए बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे मैं कहूँ ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट है, लंग्स। फिशेज में क्या प्रेजेंट है, गिल्स। तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे और उस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्विलाई तक का जो पाथवे है, और ये क्या फॉर्म करता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करता है। तो इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आज हम इन टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ IPA अकेडमी अजमेर को, जो कि बहुत ही जल्द हम लोग एक हाइब्रिड ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं। बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस फॉर्म किए गए हैं। जैसे कि क्लास 11th के लिए निर्माण बैच, क्लास 11th का बच्चा जो अभी है 2026 में यहाँ पर क्लास 12th में आएगा, और 2027 में वो अपने सपनों को चूज़ करने के लिए, अपने सपनों पे कदम रखने के लिए नीट का एग्ज़ाम देगा। उसके लिए निर्माण बैच बिल्कुल सूटेबल है, जिसकी 2 ईयर की जो फी रखी गई है दैट इज़ 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट सेकेंड बैच आता है हमारा पराक्रम बैच। पराक्रम बैच ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 11th पास करके 12th में आए हैं, और वो 12th में अपने साथ में नीट की तैयारी करना चाहते हैं, और नेक्स्ट ईयर 2026 में होने वाले नीट एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने सपने के मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। उनके लिए ये 1 ईयर का कोर्स है, जो कि नीट की प्रिपरेशन के साथ में चल रहा है, और उसकी बहुत ही मिनिमल फ़ी हमने यहाँ पे रखी है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर निर्माण अभ्यास बैच। अभ्यास बैच हमारे उन बच्चों के लिए है जिनको किसी न किसी रीज़न्स की वजह से असफल हुए हैं हमारे 12th के साथ में एग्ज़ाम में क्लियर करने में, लेकिन अब चाहते हैं कि हम 12th के बाद 1 साल ड्रॉप करके अच्छे से तैयारी करके 2026 के नीट को क्लियर करें और बढ़िया मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन लें और अच्छे डॉक्टर बने। उनके लिए अभ्यास बैच है, जो कि नेक्स्ट ईयर के नीट के एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है, और इसके अंदर हम 11th और 12th दोनों क्लासेस को नीट के लेवल पे हम स्टडी करेंगे। और हमारे कोचिंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, राइट। तो ये सभी आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी, हाइब्रिड क्लासेस होगी। इसमें हम कहें आपको, तो यहाँ पर जो क्लास में बच्चा बैठा है और जो ऑनलाइन बैठा है, उनको हम यहाँ पे साथ पढ़ाएंगे। उनको बिल्कुल क्लास वाला फील आने वाला है, लाइव क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए, और इसके साथ आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपने सपनों की उड़ान को पूरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर रेस्पिरेशन सिस्टम, या फिर मैं कहूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारे NCERT का यूनिट, जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें चैप्टर नंबर 14 है। इसमें हम बात करेंगे कि आपने 10th क्लास में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा। तो रेस्पिरेशन जो है उसी को हम यहाँ पर वास्ट में पढ़ने वाले हैं। होता क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए इसके लिए, एनर्जी। क्या चाहिए मुझे,
एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं मूव कर रहा हूँ, या आप अपने दोस्तों से घूमने जा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, तो उन सब के लिए आपकी बॉडी को क्या देनी पड़ती है? एनर्जी लगानी पड़ती है। आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या लगती है? यहाँ पर एनर्जी लगती है। तो एनर्जी जो लग रही है वो यहाँ पे कहाँ बन रही है? बॉडी में, सेल्स में। और वो प्रोसेस क्या है? हमारा रेस्पिरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी में जो हमने खाया था, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद में जो एब्जॉर्ब हुआ था फूड, दैट इज़ अ ग्लूकोज, हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? सेल्स तक पहुँच जाता है। और सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज होता है तो हमने जो इनहेल की है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचती है, और ग्लूकोज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, दैट मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपने ATP पढ़ा होगा, ATP की फुल फॉर्म भी पढ़ी होगी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा। लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत बड़ा वेटेज रखता है अपने बोर्ड्स में। यस, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बॉडी को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी किससे मिलेगी हमें? यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस से। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहती है हमारी NCERT। कहती है ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एटसेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। यस, हमें यहाँ पर क्या लिया हमने? ऑक्सीजन। क्या लिया हमने यहाँ पर? ऑक्सीजन इनहेल करी। हमारे बॉडी में ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, फैटी एसिड था, वो सब ऑक्सीजन के साथ में ब्रेक हुए और उन्होंने क्या प्रोड्यूस करी? यहाँ पर हमारे एनर्जी। एनर्जी किसके लिए काम आई? हमारी बॉडी के वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए काम आई। क्लियर है मेरी बात? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ा है ना? एरोबिक और anaerobic respiration. Aerobic respiration produces large amount of ATP and anaerobic respiration produces less amount of ATP. पढ़ा होगा? यस, ये वही लाइन है। अब जो हमारे ऑक्सीजन गई, प्रोसेस हुआ, एनर्जी बन गई, तो बहुत सारी CO2 भी बन रही है। CO2 मेरी बॉडी के लिए वेस्ट है, तो मैं CO2 को अंदर रख के क्या करूंगा? CO2 मेरे लिए वेस्ट है, मेरे लिए वो अगर मैंने इकट्ठी करी तो वो मेरे को हार्म करेगी, राइट? तो यहाँ पर हम CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, उसको क्या करते हैं? हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब आती है बात, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या लिखा है यहाँ पर? कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप में मैं आपको रेस्पिरेशन बताऊं, जो आपने 10th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने 10th में? C6H12O6। आपने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था। 6CO2 6H2O प्लस 38 ATP, ये आपने पढ़ी थी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये किसमें पढ़ा था आपने? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे एक बड़ा सबस्ट्रेट को कंप्लीटली ब्रेक किया गया, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और उसने एनर्जी प्रोड्यूस करी। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। जहाँ पर एक बड़े सबस्ट्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स डेवलप हुए, तो यहाँ पर क्या कहलाया? वो कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहलाया? कैटाबॉलिक रिएक्शन। आगे ना मेरी बात समझ में? मैंने कहा ये एक बड़ा सबस्ट्रेट, इसको हमने छोटे छोटे सबस्ट्रेट में ब्रेक कर दिया, मतलब इस बड़े सबस्ट्रेट को काट दिया, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया? कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए चाहिए, चाहिए ना? पढ़ा हमने यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया? ऑक्सीजन ऐड किया साथ में। क्लियर है? ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर हमने इंसर्ट करी? 6O2। क्लियर? तो ऑक्सीजन लेने के लिए कैसे लेंगे ऑक्सीजन? हमारी बॉडी में भगवान ने क्या दिया? लंग्स। हमारी बॉडी को जब ऊपर वाला बना रहा था तो क्या फॉर्म किया हमारी बॉडी में? लंग्स। लंग्स वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम एयर को जब इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन उस लंग से पास होकर कहाँ जाती है? ब्लड में।
और ब्लड में जो CO2 है वो पास होके कहाँ गए हमारे लंग्स में, लंग्स हैं फिर हम उसको बाहर फेंक देते हैं, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं कहूँ सांस लेना सांस छोड़ना मतलब इनहेल एक्सेल क्या है, ब्रीदिंग। इनहेल और एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग के बिना क्या हमारा ऑक्सीजन बॉडी में आ सकती है, नहीं आ सकती। क्या ऑक्सीजन के बिना हम रेस्पिरेशन में अच्छी एनर्जी हम बनाएंगे, नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे रेस्पिरेशन का। तो एनसीईआरटी कहती है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और एंड इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। क्या बोल देंगे इसको हम कॉमनली यहाँ पर, रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग के बिना नहीं हो सकता। इतनी बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की थी कि सेल में जब रेस्पिरेशन होता है, सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो क्या लगता है और क्या बनता है, राइट। देखते हैं जरा, ये है हमारी एक सेल, क्लियर। इस सेल में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे, राइट। इसमें यहां पर रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस हुई, CO2। रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, CO2, राइट। रेस्पिरेशन करने के लिए यहाँ पर आई क्या, O2। रेस्पिरेशन करने के लिए यहाँ पर आया क्या, O2। इसके अलावा यहाँ पर और क्या था, ग्लूकोज। इसके अलावा यहाँ पर और क्या था, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ और क्या बनाया उसने यहाँ पर, ATP। क्या बना दिया उसने यहाँ पर, ATP, राइट। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गया इतना। तो ये क्या हो गया हमारा, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ। कहाँ पर हुआ ये, सेल के अंदर हुआ। अब ये सेल में रेस्पिरेशन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सेल में रेस्पिरेशन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन कहाँ से आई हमारे, एटमॉस्फेयर से। कैसे ली सर, नोज से ली, यहाँ से हमारे लंग्स में गई, ऐसे ही हुआ। तो चलो देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर ये पूरा क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। ये पूरा क्या आ गया हमारा यहाँ पर, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने के लिए क्या चाहिए, कोई स्पेशल ऑर्गन। फिशेस में क्या है, गिल्स। ह्यूमंस में क्या है, लंग्स। ऐसे ही है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो मैं मान लेता हूं कि किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ से जो एयर है, यहाँ से क्या है, एयर। एयर पास होगी, एयर पास होगी नहीं होगी, होगी। यहाँ पर बहुत सारी एयर है ना, राइट। तो एयर क्या है यहाँ पर, पास हो रही है। किसके थ्रू, जैसे हम कहते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू। वैसे यहाँ से कहाँ गई हमारे, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। चलो इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं लंग्स। इसका नाम क्या रख देते हैं हम, जैसे लंग्स। ये लंग्स है, तो हमने इनहेल किया तो क्या पास हुई यहाँ पे, एयर। क्या पास हुई यहाँ पे, एयर पास हुई। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, ऐसे नाम की कोई चीज़ होती है जो कहाँ होती है, हमारे लंग्स में। कहाँ पर होगी, लंग्स में। जरा देखो अब इसको, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो ये रही। मैंने कहा ये क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहाँ होगी हमारे यहाँ पर, ये एल्वियोलाई में। कहाँ पर होगी, एल्वियोलाई में। तो लंग्स, लंग्स में क्या होंगे हमारे, एल्वियोलाई। लंग्स में क्या हो गए हमारे, एल्वियोलाई। तो मैं कह देता हूँ ये वाला रीजन क्या कहलाया मेरा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से मेम्ब्रेन, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ हमारे क्या आ गई अब, ब्लड वेसल्स। यहाँ पर
हम बनाते हैं ब्लड वेसल्स। ये क्या बना दी मैंने यहाँ पर, ब्लड वेसल। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो ऑक्सीजन आई है वो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ से पास हुई किधर, इस तरफ। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर पास हुई, कहाँ से, यहाँ पे। ऑक्सीजन क्या हो गई, पास। यहाँ पर क्या आई हमारे ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पास हो रही है। ऑक्सीजन ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ जा रही है, हमारे यहाँ पर मूव कर रही है। तो ब्लड वेसल से ही क्या करेगी, वो अंदर एंटर करेगी। ब्लड वेसल से ही क्या करेगी, वो अंदर एंटर करेगी। और यहाँ पर क्या बना था हमारा, CO2। यहाँ पर क्या बना था हमारा, ये CO2। ये आ जाएगा हमारे वापस यहाँ पे, क्या चीज़ आ जाएगी, CO2। तो देखो क्या क्या हो गया यहाँ पर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लंग्स में क्या आई, एयर आई, जिसे हमने क्या बोला, इनहेल। एटमॉस्फेयर से एयर का आना क्या कहलाया, इनहेल किया ना मैंने, मतलब ब्रीदिंग हो गई। क्या हो गई, ब्रीदिंग। उसके बाद जो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन लंग्स में जो पहुंची है, वो एल्वेलाई से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ चली गई, ब्लड में चली गई। मतलब यहाँ पर मैं कहूँ तो गैसियस एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि जो CO2 यहाँ से आएगी वो CO2 भी यहाँ से वापस यहाँ चली जाएगी। तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, गैसियस एक्सचेंज किसका है यहाँ पर, ऑक्सीजन और CO2 का। किसके बीच हुआ, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में हुआ। क्या प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। क्या प्रोसेस होगा यहाँ पर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से यहाँ से यहाँ पर पहुँचना क्या कहलाया हमारा, गैसेस ऑफ एक्सचेंज। किसके बीच में, एल्वियोलर मेम्ब्रेन और एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में गैसेस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसको हमने क्या बोला था, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये प्रोसेस क्या कहलाया, सेकेंड स्टेप। ये क्या कहलाया हमारा, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, ये रहा ना। फर्स्ट स्टेप कहाँ लिखा, फर्स्ट स्टेप ये रहा। फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, ब्रीदिंग। यहाँ पर हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। क्या था सेकेंड स्टेप, बताओ। यहाँ पर है हमारा सेकेंड स्टेप, वो क्या आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट हो गई, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुई ब्लड वेसल से, कहां से, लंग से लेके सेल्स तक या टिश्यूज तक। ये क्या हो गया हमारा, थर्ड स्टेप। यहां पर थर्ड स्टेप क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस में क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन एंड CO2 होती है ना ट्रांसपोर्ट, हाँ, राइट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, यहाँ पर जब ब्लड वेसल में हमारे ऑक्सीजन घूम रही है, तो जैसे ही सेल के पास जाती है, तो सेल में अगर ऑक्सीजन कम है तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चली गई, सेल में। और सेल में अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 बहुत ज़्यादा बन गई है, वहाँ पर ब्लड वेसल से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो CO2 सेल से निकल के कहाँ गई, हमारे ब्लड वेसल में। आई नहीं आई। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से गैसियस एक्सचेंज। क्या हो गया यहाँ पर, गैसियस एक्सचेंज। जैसे यहाँ हुआ था वैसे यहाँ पर हो गया फिर से गैसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, किसके बीच में, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज, या मैं सेल भी लिख सकता हूं। क्लियर है मेरी बात। अब ये जब ऑक्सीजन चली गई, ग्लूकोज ऑलरेडी सेल में बैठा है, तो क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगी, वाटर बनेगा, CO2 बनेगी और एनर्जी बनेगी। और ये सेल के अंदर स्टेप होगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम, जिसमें ओरिजिनली देखें तो ATP बन रही है, उस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन। पर ये कहाँ हुआ, सेल में, तो क्या बोलेंगे उसको, फिफ्थ स्टेप को रेस्पिरेशन। कौन सा वाला, सेल्यूलर। तो पांचवा स्टेप कहाँ हुआ, यहाँ। फिफ्थ स्टेप क्या हुआ हमारा,
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब जैसे यहाँ लिखा सर गैसेज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू, तो सर यहाँ पर गैसेज ऑफ एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? यहाँ पर किसके बीच में हुआ? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल। गैसेज एक्सचेंज किसके बीच में हुआ यहाँ पर? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स। अरे आया कि नहीं आया? रेस्पिरेशन पढ़ा हमने कि कहां से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है। हमने 5 स्टेप पढ़ लिए। कौन कौन से? पहला ब्रीदिंग, दूसरा गैसेज एक्सचेंज हुआ कहां पर? एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में, जिसमें ऑक्सीजन लंग से निकल के चली गई ब्लड वेसल में, है ना। थर्ड स्टेप, जब ब्लड में चलेगी ऑक्सीजन तो ब्लड एक जगह थोड़ी रहता है, ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्कुलेट होगा। तो ये सर्कुलेट हुआ, घूम रहा है हमारी बॉडी में आराम से, तो क्या हो गया? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, जहां भी सेल तक पहुंचेगा, सेल में जहां ऑक्सीजन कमी वहां पे सेल में ऑक्सीजन जाएगी, सेल से CO2 वापस आएगी, तो गैसेस एक्सचेंज हो गया फिर से। कौन सा? किसके बीच में? बिटवीन ब्लड वेसल एंड सेल या टिश्यूज। ये रहा फोर्थ स्टेप। जब सेल में ऑक्सीजन भी चली गई, ग्लूकोज भी बैठा है, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हो गया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाया? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिससे क्या बनी हमारे? एनर्जी। क्या हो गया? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आ गई क्या मेरी बात समझ में? तो ब्रीदिंग जरूरी है कि नहीं है? क्या ब्रीदिंग के बिना हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ब्रीदिंग के बिना हम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना मेरी बात? तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा ये जो मैंने पढ़ाया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 स्टेप पढ़ लिए। कौन सा? ब्रीदिंग, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलाई एंड लंग्स, के अंदर जो गैस थी वो एक्सचेंज हो गई किसमें? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल। ट्रांसपोर्ट हो गई गैस किसके थ्रू? ब्लड वेसल के थ्रू। ब्लड में घुल के कौन सी गैस? ऑक्सीजन। फिर क्या आया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल एंड सेल्स और टिश्यूज। सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन जाने के बाद क्या हो जाएगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यही तो कहती है एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी कहती है रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। भैया यही तो था, अभी पढ़ के आ रहे हैं ना। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ। आ रहा है ना? देखो आपके घर में एक खिड़की होती है, खिड़की खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? ताकि वेंटिलेशन हो जाए, मतलब अंदर की एयर बाहर चली जाए, बाहर की एयर अंदर आ जाए। तो हम खिड़की क्यों लगाते हैं कमरे में? ताकि वेंटिलेशन बना रहे। इसीलिए हम खिड़की बनाते हैं और खिड़की खोलते हैं कमरे की। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा आती जाती रहनी चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए, फाउल एयर जानी चाहिए। तो भैया हमारे पास लंग्स हैं, है ना, यहाँ पर एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर से हवा अच्छी फ्रेश हवा जानी चाहिए, अंदर की फाउल एयर आनी चाहिए। इज जस्ट अ वेंटिलेशन। पर ये कमरे वाला वेंटिलेशन नहीं है, ये लंग्स वाला है, तो इसलिए क्या बोला उसको? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोला उसको? पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन से गैस डिफ्यूज होकर कहाँ चली गई थी? हमारे ब्लड वेसल में। प्रोसेस क्या था? डिफ्यूजन। याद रख लेना कि रेस्पिरेशन में हम जब भी गैसेस का एक्सचेंज पढ़ेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से होगा। आपने पढ़ा होगा ना, डिफ्यूजन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भूल गए क्या? अरे छोटी क्लास में ये पढ़ाते हैं कि मैं यहाँ पर अगरबत्ती कर रहा हूँ, तो अगरबत्ती के फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर रिलीज हो गए, पर यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत कम है। तो यहाँ पर हाई रीजन में फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स है वो ट्रेवल होके कहाँ जाएंगे? लो रीजन में जाएंगे। द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। तो यही तो हुआ। कैसे हुआ? हाई रीजन से पार्टिकल्स मूव किधर कर गए? लो रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गए। दैट इज अ डिफ्यूजन। अरे कैसे? ये देखो ना, यहाँ पर क्या बोला था मैंने? जब हवा आएगी तो यहाँ ऑक्सीजन होगी बहुत ज़्यादा,
और ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी तो हाई टू लो रीजन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी, तो डिफ्यूजन हो गया। सेम यहाँ भी जब इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड था, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भर के जा रही थी, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो हाई रीजन से लो रीजन में ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना क्या कहलाया? डिफ्यूजन। आ गई ना बात समझ में अब? हाँ, ऐसी हर चीज़ हमें एक एक चीज़ समझ के ही चलना है। कुछ भी छोड़ा तो हमारा सपना छूटेगा। क्या? डॉक्टर बनने का। चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पूरी बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो साथ में क्या घुल गई? गैस। तो गैस भी साथ में ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड के, यही हो रहा है। नेक्स्ट वापस से, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यही पढ़ा था यहाँ पे, चौथा स्टेप। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जब ब्लड वेसल से हमारे ऑक्सीजन कहाँ चली गई? सेल के अंदर। सेल में क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज प्रेजेंट था, तो उसने क्या बनाया? एनर्जी बनाई। प्रोसेस क्या कहलाया? रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। भैया सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपने प्लांट के फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में, वही तो होगा आगे पूरा, अच्छे से डिटेल में वहाँ पढ़ लिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ नाम पढ़ना है, बस वही फर्क है। इस ऑक्सीजन जो है सेल्स में कैटाबॉलिक रिएक्शन करती है, रिजल्ट में क्या रिलीज होता है? यहाँ पर CO2 रिलीज होता है और एनर्जी बनती है, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 5 स्टेप कंप्लीट। अरे इतने से जो मैंने पढ़ाया ना, इसी में 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। नीट के अंदर क्वेश्चन आ भी गया हुआ है इस स्टेप से, सीधा सा स्टेप आता है, एक सीक्वेंस में अरेंज करो, दिए गए 5 स्टेप्स को रेस्पिरेशन के अंदर सीक्वेंस में अरेंज करके दो। तो हमें पता होना है सबसे पहले ब्रीदिंग, फिर लंग्स में गई एयर, तो मतलब फिर गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का गैस एक्सचेंज होगा किसके बीच में? ब्लड वेसल और एल्विलाई के बीच में। थर्ड, जब ब्लड में चलेगी ऑक्सीजन तो थर्ड क्या? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट हो रही है, सेल्स में पहुंच गई, मेरे हाथ की सेल्स के चारों तरफ ब्लड वेसल में ऑक्सीजन है, तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? हाथ की सेल्स में जाएगी। फोर्थ हो गया स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड सेल्स या टिश्यूज। और फिफ्थ स्टेप, जब सेल में चली गई तो रेस्पिरेशन होगा, कौन सा वाला? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर इस स्टेप से, इस इन स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करने के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम्स में। दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि जब हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे एल्विलाई में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल में जा रही है तो कौन से प्रोसेस से जाएगी? तो सीधा सीधा आंसर है डिफ्यूजन। क्लियर है? आ गया मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर सबसे पहले 1 to 5 हमने देखा, तो पहला क्या था? ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीथ करना है, ब्रीथ का मतलब सांस लो और सांस छोड़ो, सांस लो और सांस छोड़ो। जब सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सांस लेना, सांस छोड़ना। बहुत जल्द हम बात करते हैं कि अर्थ पे एक ही तरह के एनिमल नहीं है ह्यूमंस, अर्थ पे मिलियन ऑफ टाइप के एनिमल्स हैं, मिलियन ऑफ टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। हम ये कहें तो इतने एनिमल्स हैं जिन्हें हम हमारी लाइफ में, एक लाइफ में स्टडी भी नहीं कर सकते इजीली। तो यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में, उन सब के हैबिटेट अलग होंगे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है कि कोई टेरेस्ट्रियल होता है, कोई एक्वेटिक होता है, कोई एरियल होता है, राइट। तो यहाँ पर उन सब का हैबिटेट अलग है, तो उन सब के पास में रेस्पिरेशन करने का जो ऑर्गन होगा, जैसे हमारे पास लंग्स, तो सब में अलग अलग होंगे, सब में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। चलो देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पे ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का होता है। किसके बेसिस पे होता है? उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उनका हैबिटेट क्या है। जैसे आपने एनिमल किंगडम चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि पोरीफेरा फाइलम जो है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रखते हैं। आपने सीलेंटेटा पढ़ा होगा, वो टिश्यू लेवल रखते हैं। आपने मैमल्स पढ़ा होगा, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल मेंटेन करते हैं बॉडी में। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, साथ ही उनका हैबिटेट। तो हैबिटेट और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उनके अंदर अलग अलग क्या होंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे। चलो आगे देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है ना, जैसे स्पॉन्जेस मतलब
पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, टीनोफोरा, प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन और CO2 को जब एक्सचेंज किया जाता है तो वो जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। किससे करते हैं? वो जनरल बॉडी सरफेस से। और उनमें जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन तो आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझ भी आ गया होगा, है ना। दोबारा दोबारा एक ही बात बताऊंगा क्या? आता है ना? चलो लास्ट टाइम बता देता हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि गैसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है? ये डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें मतलब एनर्जी नहीं लगती। ये डिफ्यूजन जो है कोई मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें। क्लियर? चलो, जैसा कि मैंने कहा, हम बात कर लेते हैं। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर। किसका? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में आपने हाइड्रा पढ़ा है ना? सिलेंट्रेटा में आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर? हाइड्रा। इस तरह का होता है वो, अंदर से देखने पे इसी तरह का दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर उसके टेंटिकल्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं इसके? बहुत सारे टेंटिकल्स, है ना। तो यहाँ पर ये बॉडी सरफेस, ये क्या होगा? इसकी बॉडी की सरफेस। हमारा सिलेंट्रेटा कैसा है? एक्वेटिक। कैसा है? एक्वेटिक। एक्वेटिक में मराइन ज़्यादा होते हैं, फ्रेश वाटर कम होते हैं। मतलब ये हम बात कर रहे हैं किसमें? सिलेंट्रेटा की। तो यहाँ पर जब इसके चारों तरफ क्या भरा होगा? पानी। जब मैंने कहा ये एक्वेटिक है तो ये किस में रह रहा है? हमारे पानी में रह रहा है ना। तो पानी में क्या होगी? हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। पानी में ऑक्सीजन घुली भी होती है ना। फिशेस कैसे लेती है? फिशेस भी तो वाटर लेती है और वाटर से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। तो सेम यहाँ पर पानी में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा? इसकी सेल्स में मूव करेगा, राइट। और अंदर जो CO2 बनी है वो कहाँ जाएगी? सीधी बाहर। तो यहाँ पर ये अपनी बॉडी के सरफेस से डायरेक्टली क्या करते हैं? डिफ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? ये डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन है जो डिफ्यूजन करता है? जरा हम देख लेते हैं। स्पॉन्जेस मतलब पोरिफेरा। सिलेंट्रेटा हमने पढ़ ही लिया। इसके साथ अब मैं कहूँ तो इसमें टीनोफोरा भी आ जाएगा। कौन आ जाएंगे? टीनोफोरा फाइलम के एनिमल्स जिनकी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, जिनमें कॉम्प्लेट्स होती है, जिसका एग्जाम्पल टीनोप्लाना या प्लूरोब्रेकिया। याद करो, साथ साथ हम लिंक करते चलेंगे दूसरे चैप्टर्स को यहाँ पर, ठीक है। देन फिर क्या आ गया हमारा? प्लेटीहेल्मिन्थीज आ गए। प्लेटीहेल्मिन्थीज कॉमनली क्या बोला था हमने? प्लेटफॉर्म। इसके बाद कौन आ गए हमारे? एस्केलमेंथीज आ गए। तो ये वो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे क्या करते हैं? बॉडी की जनरल सरफेस से गैसेस को डायरेक्ट लेते हैं और छोड़ते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। आगे समझ में? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, रिप्लाई करना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म यूजेस देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवॉर्म क्या है? एनिलिडा में आता है, पढ़ा है एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा में क्या करते हैं? ये जो अर्थवॉर्म एनिमल है ये क्या करता है? अपनी स्किन, ये अर्थवॉर्म का डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? बाहर से O2 डायरेक्टली स्किन से अंदर ले लेते हैं और यहाँ पर स्किन से ही सीधा बाहर क्या रिलीज करते हैं? ये CO2 रिलीज करते हैं। तो ये इनकी बॉडी में बॉडी सरफेस से करते हैं क्या? नहीं बोलेंगे हम ऐसा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनकी बॉडी चिकनी होती है, स्लिमी होती है, मॉइस्ट होती है और इनकी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। और उस क्यूटिकल से क्या करते हैं? यहाँ पर ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं, इनको हम क्या बोल देंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्मेशन। क्या करते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। क्यूटिकल से रेस्पिरेशन जो भी ऑर्गेनिजम्स करेंगे उसको क्या करेंगे हम? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसको क्या बोल देंगे हम? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आ गई क्या मेरी बात समझ में?
क्या पढ़ लिया हमने? दो तरह के, कौन कौन से? एक तो पढ़ा डिफ्यूजन हो रहा है जनरल बॉडी सरफेस से, तो रेस्पिरेशन इसी तरह से हुआ, उसमें गैसेस एक्सचेंज मतलब ब्रीदिंग इसी तरह से हो गई। दूसरा हमने एक पढ़ा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसमें क्यूटिकल, क्यूटिकल कहाँ होती है? बॉडी के सरफेस पे होती है, उस क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है। इसमें पढ़ा क्यूटेनियस अर्थवॉर्म में। चलो, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं जिसे हम? ट्रैकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है लोकस्ट का? दिख रहा है ना सबको? ये इसका हेड रीजन, ये इसका थोरेसिक रीजन, और ये इसका एब्डोमेन रीजन। जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें इसका? ये वाला एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन रीजन पे आप देखो, आपको क्या दिख रहे हैं? छोटे 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 पोर्स। ये पोर्स है ना, ये पोर्स क्या कहलाते हैं? स्पायरिकल्स। क्या कहलाते हैं? स्पायरिकल्स। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एब्डोमेन है, ये पोर्स है, हर एब्डोमेन के हर सेगमेंट पे क्या होता है? यहाँ पर लेटरल साइड में पोर्स होते हैं। इन पोर्स को बोल देते हैं हम स्पायरिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स। फिर अंदर बॉडी में बहुत सारी, दोनों तरफ सारे स्पायरिकल्स, तो बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, उनसे जुड़े होते हैं। उन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ये ट्रैकियल ट्यूब्स। तो यहाँ पर स्पायरिकल्स जो हैं डायरेक्टली जुड़े होते हैं ट्रैकियल ट्यूब से, तो एयर एटमॉस्फेयर सीधी रश करती है ट्रैकियल स्पायरिकल में, स्पायरिकल से ट्रैकियल ट्यूब, और ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू डायरेक्टली वो मसल्स में अटैच होती हैं, तो डायरेक्टली गैसेस यहाँ पर डिफ्यूज होगी एटमॉस्फेयर से, स्पायरिकल ट्रैकियल ट्यूब्स होते हुए सीधा मसल तक। यहाँ पर ब्लड नहीं आता। हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या करता है? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, पर मैं कहूँगा आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड यहाँ पर रोल प्ले नहीं करता। इसमें रोल प्ले नहीं करता? ट्रांसपोर्टेशन में। चलो एक लिंक करते हैं। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है? एनिमल किंगडम में क्या बताया गया है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ब्लड कलरलेस होता है, क्योंकि उनमें आरबीसी नहीं होती। अरे आरबीसी क्या काम करती है? हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन पकड़ के लेके जाता है। जब इनमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं है, इनमें ब्लड कलरलेस है, तो फिर ब्लड गैसेस को एक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो सीधा सीधा कि इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन होगा, ब्रीदिंग होगा, उनमें ब्लड किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करेगा। आ गया समझ में? हाँ, तो ये ट्रैकियल ट्यूब्स किस में होती है? हमारे इंसेक्ट्स में। किस में होती है? हमारे इंसेक्ट्स में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? हम यहाँ बात करेंगे कि आर्थ्रोपोडा के बाद में क्या आते हैं? हमारे मोलस्का आ जाते हैं, है ना। कुछ आर्थ्रोपोडा ऐसे हैं जो एक्वेटिक भी हैं। अब जब पानी में है तो लंग से तो सांस लेंगे नहीं। क्या तुम पानी में जाके पानी में बैठ करके लंग से सांस ले सकते हो क्या? पानी घुस जाएगा, है ना। ऐसे ही होगा उनके साथ भी। तो उनमें लंग्स नहीं होते, उनमें क्या होते हैं? गिल्स। क्या होते हैं उनमें? गिल्स। गिल्स जो है एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पानी से डिजोल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। पानी से में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर से पास करके ब्लड में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं गिल्स, ये किस में होते हैं? हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में और मोलस्का। और मोलस्का तो सारे एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, और मोलस्का में। साथ ही हम बात करें और वेस्कुलरिस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं लंग्स, ये किस में होते हैं? हमारे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। किस में होते हैं? जो धरती पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है, पानी में नहीं रहते। कहाँ पे रहते हैं? अर्थ के ग्राउंड पे रहते हैं। उनमें क्या होते हैं हमारे यहाँ पर? लंग्स। अरे बहुत सिंपल सिंपल सा डायग्राम है, दिख रहा है आपको? फिशेस, है ना। तो कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जैसे फिश, उसमें भी क्या होते हैं? गिल्स, क्योंकि ये भी पानी में रहती है फिशेस। इनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स। इनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स लैंड पर रहते हैं, हवा में रहते हैं, उनमें गिल्स नहीं होगा, उनमें क्या होगा? लंग्स। तो कुछ एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स किसके थ्रू रेस्पायर करेंगे? यहाँ पर लंग्स। किसके थ्रू करेंगे वो रेस्पायर? लंग्स। जरा देखो यहाँ पर, जब पानी ऐसे मूव करता है इनकी बॉडी में, तो मुंह से जाते हुए इनके गिल से पानी बाहर आ जाता है।
तो यहाँ पर गिल्स में क्या होते हैं, छोटी छोटी, सॉरी, पतली पतली बहुत सारी मैम्ब्रेन्स होती हैं। उन मैम्ब्रेन से जब पानी पास होता है, उन मैम्ब्रेन से जब पानी पास होता है तो मैम्ब्रेन में बहुत हाईली रिच एरिया है वो ब्लड वेसल्स का, वो बहुत हाईली रिच एरिया है किसका, ब्लड वेसल्स का। तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करती है, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड को पास करती है, और उनके ब्लड में जो CO2 था, CO2 बहुत ज़्यादा था, वो CO2 को रिलीज करती है, राइट। तो यहाँ से हमारे O2 चली जाती है इधर, और यहाँ से CO2 आ जाती है इधर। यहाँ से जो हमारी गैस बाहर निकलेगी ब्लड के साथ में वो कौन सी हो जाएगी, CO2। वो कौन सी हो जाएगी, CO2। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गई? आई थिंक ये वाला पार्ट तुम्हें समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कलर मर्ज हो रहे हैं, तो मैं इसको एक बार वापस से मेंशन करता हूँ, बस ये एक लाइन। इसके बाद हम कलर ले लेते हैं दूसरा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से ये कलर दिख रहा है, हाँ दिखा। यहाँ से कहाँ चली गई, O2, और यहाँ से यहाँ क्या आ गई हमारे, CO2। अब तो दिख गया ना कलर, ये बात क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत? सर जैसे आपने बताया क्यूटिकल से होने वाला कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो गिल से होने वाला क्या कहलाता है, गिल से होने वाला कहलाता है जो हमारे गिल्स हैं, अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और सर लंग्स वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, जब हम अगर लंग्स से करते हैं तो लंग्स से जो होते हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो कितने तरह के रेस्पिरेशन पढ़े, जनरल बॉडी सरफेस से पढ़ लिया, यस, और क्यूटिकल से पढ़ लिया क्यूटेनियस, और सर गिल से पढ़ा ब्रेंकियल, यस, और सर लंग से पढ़ा पल्मोनरी। हाँ, आपको मैं एक और खास बताता दूं कि हमारे कुछ एनिमल ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑर्गन रखते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे मैं फ्रॉग की बात करूं, फ्रॉग क्या है, लैंड पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो जब वो पानी में जाता है तो स्किन से करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जब वो लैंड पर आ जाता है तो वो लंग्स, उसके पास में बकल कैविटी, इनके थ्रू करता है वो रेस्पिरेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में पानी में करेगा स्किन से, लैंड पर रहेगा तो करेगा लंग से, बगल कैविटी से और स्किन से। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अगर उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वो रेस्पिरेशन कर सकता है। क्लियर है? अच्छा सर, हमने तो आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है वो बुकलंग से भी होता है ना। बुकलंग्स किस में होते हैं, बुकलंग सिर्फ हमारे स्पाइडर और स्कॉर्पियन में होते हैं। बुकलंग्स किस में होते हैं, सिर्फ स्पाइडर और स्कॉर्पियन। उसके अलावा सभी इंसेक्ट्स में क्या होते हैं हमारे यहाँ पर, या तो एक्वेटिक है तो गिल्स, और एक्वेटिक नहीं है तो लंग्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियंस की हमने बात की थी। एम्फीबियंस में कौन आ गया हमारे यहाँ पर, फ्रॉग। एम्फीबियंस में कौन आ गया हमारे, फ्रॉग। इसके पास में स्किन भी है, ठीक है, तो वो क्यूटिकल से करेगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया। इसमें लंग से करेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। और यहाँ पर ये माउथ की लिनिंग से, मतलब बकल कैविटी से भी करता है या फिर गिल से भी कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है ये, उसके हैबिटेट। भैया अभी फ्रॉग पानी में बैठा है तो किससे करेगा, वो स्किन से करेगा सर, है ना। अरे अभी वो दुबक्के कहाँ बैठा है, हमारे जमीन पे बैठा है तो किससे करेगा सर, फिर तो तीन से करेगा। किससे, स्किन से करेगा, बगल कैविटी से करेगा, लंग से करेगा। हाँ, आगे ना बात समझ में, कोई डाउट? क्लियर? सर गिल्स कैसे, गिल्स तो समझ ही नहीं आए, गिल्स तो आपने पढ़ाया नहीं सर एम्फीबियन में, और गिल्स तो लिखा है बेटा। ये गिल्स जो होते हैं ये सिर्फ किस में होंगे, एम्फीबियंस में। फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो फ्रॉग जब ब्रीड अपने
नंबर इंक्रीज करते रिप्रोडक्शन करता है तो उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उनमें लार्वा स्टेज होती है, उनमें टैडपोल होता है, फ्रॉगलेट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जब टैडपोल स्टेज होती है, कौन सी स्टेज, टेडपोल स्टेज होती है उनकी, तो टेडपोल स्टेज पूरा पूरा पानी में ही बिताता है, वो पूरा पूरा कहाँ बिताता है, वो पानी में। और टेडपोल स्टेज के टाइम पे उसमें क्या होते हैं, गिल्स। सर वो अडल्ट हो जाता है तो गिल्स नहीं होते, यस अडल्ट होता है तो उसमें गिल्स नहीं होते, तो वो टेडपोल स्टेज में होता है तो उसके पास में गिल्स होते हैं। आ गई क्या बात समझ में? फ्रॉग बहुत चमत्कारी है ना? या ये कह दूँ भगवान का लाडला है, इतने सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे दिए इसको। हमें तो दिए ही नहीं सर, हमें तो एक ही दिया, लंग्स। अरे तो हम रहते भी तो धरती पे ही हैं, है ना? कहाँ पे, जमीन पे। और जमीन पर रहते हैं, ये तो अलग अलग जगह रहता है, घूमता रहता है, घुमक्कड़ है, कभी पानी में तो कभी पेड़ पे तो कभी लैंड पर। हम तो सिर्फ कहाँ रहते हैं, सिर्फ लैंड पर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक टेबल है मेरे पास में जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े और उनके हमें अब एग्जाम्पल फिल करने हैं। जल्दी से अपनी कॉपी निकालो, अपनी कॉपी में ये आपको टेबल अभी खुद से फिल करनी है, और मैं जब फिल करूंगा तो आपको रीचेक करना है कि आपने सही फिल किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल बॉडी सरफेस से किस किस में होते हैं, लिखो। मॉइस्ट क्यूटिकल से किस में होता है, लिखो। गिल से किस में होता है, लिखो। लंग्स में किस में होता है, लिखो, जल्दी लिखो, कितनी जल्दी लिखते हो देखो। जनरल बॉडी सरफेस से किस में होगा, सर स्पॉन्जेस में होगा, बिल्कुल सही। सर सिलेंट्रेटा में होगा, यस। सर स्पॉन्जेस के एग्जांपल है स्पॉन्जिला, साइफा, बिल्कुल सही। सिलेंट्रेटा के एग्जांपल, सर हाइड्रा, एडम्शिया, जेलीफिश, राइट बिल्कुल। इसके बाद और क्या आ जाएंगे हमारे, टीनोफोरा। इसके बाद प्लेटियलमेंथीज, यस। सॉरी, समझ आ गया? प्लेटियलमेंथीज तक हो गया। इसके बाद मॉस क्यूटिकल से किससे होगा, सर क्यूटिकल से, स्किन से, मतलब ओके सर अर्थवॉर्म। और फ्रॉग, सर जब ये पानी में होगा ना तो ये मेनली किससे करेगा, हमारे वाटर में जब होगा तब मेनली किससे करेगा, ये स्किन से करेगा। अच्छा, गिल्स की बात करें तो गिल्स किस में होते हैं, गिल्स हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, गिल्स हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। इसके बाद में गिल्स और किस में होंगे, मोलस्का, और किस में होंगे, फिशेस, इन्हीं में होंगे। चलो इसके बाद सर लंग्स, लंग्स किस में होंगे, लंग्स होंगे, जल्दी जल्दी लिखो, टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, और एम्फीबियंस, और रेप्टाइल्स, और एवीज, और मैमल्स। और सर ट्रैकियल ट्यूब्स किस में होगी, ट्रैकियल ट्यूब्स किस में होगी, जल्दी से बताओ, इंसेक्ट्स। इसके बाद सर बुक लंग्स किस में होंगे, मैंने बताए थे दो में ही होते हैं, किसमें, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। सॉरी इसको यहां से हटा दो, है ना? क्लियर है मेरी बात?
तो ये होंगे इतने सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इतने अलग अलग तरह के एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। आ गया समझ में? कोई डाउट? तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में देखें तो जनरल बॉडी सरफेस से हम सबसे कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमारे में कौन से होते हैं? लंग्स। तो सबसे कॉम्प्लेक्स में कौन से हो गए? लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हमने बात करी, तो अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहता है कि किससे मिलके बना है? नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद में फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। कहाँ चली गई? लंग्स में। ब्रोंकाई फिर डिवाइड होके सेकेंडरी ब्रोंकाई, डिवाइड होकर के टर्शरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल्स, फिर डिवाइड होके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर डिवाइड होके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर डिवाइड होके एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई। इतना हमारे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है लंग्स में। हम ये बात करेंगे ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलके बना है? हमारा नेसल पैसेज से, फेरिंक्स से, लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हो गया, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स और पेयर्ड लंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स में ब्रोंकाई से लेकर के लास्ट तक आ गया हमारे। क्लियर है? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में एक पेयर क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये दो छेद दिख रहे हैं ना जिससे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये दो छेद क्या है हमारे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कितने होते हैं? वन पेयर। कहाँ ओपन होते हैं? ये अपर लिप्स के ऊपर ओपन हो रहे हैं। कहाँ पर ओपन होते हैं? ये अपर लिप्स के ऊपर। कहाँ जाते हैं आगे? ये नेजल पैसेज में ओपन होते हैं। ये कहाँ पास ओपन होते हैं? ये आगे जाके नेजल पैसेज में ओपन होते हैं। आ गई क्या मेरी बात समझ में? इतनी सी एक डायग्राम बनाया मैंने, जरा देखो कितना सुंदर है, क्या क्या समझ आता है उसमें। चलो, ये ऐसे खड़ा हूँ मैं, दिख रहा है? ऐसे ही डायग्राम का ऐसे ही फेस है, मेरा भी ऐसे ही है। तो ये दो ऊपर के क्या हो गए? नॉस्ट्रिल। ये क्या हो गया? माउथ। चलो लेबल करते हैं पहले, ऐसे नहीं आएगा समझ में, क्या करना पड़ेगा? लेबल। तो ये क्या है हमारे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, राइट। ये क्या है हमारे यहाँ पर? माउथ। ये क्या आ गया हमारे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और ये आ गया हमारा माउथ। मतलब ये माउथ की ओपनिंग, तो ये क्या आ गया हमारा? बक्कल कैविटी, है ना। ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा? नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर कह लेते हैं, ठीक है। ये भी और ये भी, ये क्या है हमारे? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, ये दो नलियाँ जा रही है, आगे भी जा रही है, आगे तक दो नलियों में खुलती है। तो ये बीच में ये दीवार है, ये दीवार जो है ये क्या है? सेप्टम, नेसल सेप्टम। क्या बोलेंगे इस दीवार को हम यहाँ पर? इस दीवार को क्या बोलेंगे? नेजल सेप्टम। इस दीवार को क्या बोला हमने? नेजल सेप्टम। आगे मेरी बात समझ में? नेजल सेप्टम से चलो आगे बढ़ते हैं। नेजल सेप्टम आगे हमारे, जैसे ये दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, वैसे ही हमारे आगे भी दो पोर्स होते हैं जो नोज को आगे ओपन करते हैं। कभी देखा हो? नहीं देखा तो आज देखना। आप जाना मिरर के सामने, मुंह पूरा खोलना, है ना। पीछे एक लटक रहा होता है कुछ मसल का स्ट्रक्चर, उव्यूला। पीछे कुछ लटक रहा होता है मसल का स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं? उव्यूला। अरे आपने ऐड नहीं देखा क्या? वो विक्स की गोली वाला, वो आपके गले में खिंच खिंच कर देता है बैक्टीरिया आकर के, तो हम विक्स की गोली खाते हैं। विक्स की गोली का जो मेल्टेड होता है पार्ट, वो जब जाता है तो वो उस बैक्टीरिया को क्लीन करता हुआ जाता है, तो वो बैक्टीरिया बचने के लिए उस उव्यूला के ऊपर ऐसे घूमता रहता है, जिस पे वो विक्स की गोली का घोल जाता है, और तो फिर वो उसको क्या करता है? बैक्टीरिया को उड़ा देता है, और हमारा गला की खिचखिच दूर हो जाती है। विक्स की गोली खाओ, खिचखिच दूर करो, याद करो इसको। अरे याद, अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है टीवी में ऐड में, हर चीज़ बकवास नहीं होती। साइंस भी दिखा दी, देख लो मैंने टीवी में ऐड में आपको। तो यहाँ पर ये पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये पिंक वाला पार्ट जो दिख रहा है, दैट इज अ उव्यूला। क्या है ये? उव्यूला। क्लियर है? ये दो आपको दो पोर दिख रहे हैं, ये दो पोर क्या है? इंटरनल नॉस्ट्रिल।
ये क्या है? इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्लियर है? आगे बात समझ में? कोई डाउट है अभी तक? नहीं। तो ये क्या है सर? ये क्या है? ये है हमारे पैलेट, जो हमारे नेजल चैम्बर को हमारी बकल कैविटी से सेपरेट करता है। ये क्या है? हमारे पैलेट। नेजल चैम्बर हमने पढ़ लिया, लेबल कर लिया। अब ये वाला पार्ट जो कॉमन है, जहाँ से फूड भी आ रहा है, जहाँ से एयर भी आ रही, जो मिक्स होता है, इसको याद करो हमने क्या पढ़ा था? इसको हमने पढ़ा था फेरिंग्स। इस रीजन को क्या पढ़ा था हमने? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कब पढ़ा था सर? अरे सर 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस में नहीं पढ़ा क्या? हमें 9 10th पढ़ी है तो याद रखनी पड़ेगी, बेसिक्स वही है बेटा। ठीक है। इसके बाद दो नलियां दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? दो नलियां, जिसमें एक तो वो नली होगी जो खाना लेके जाएगी, और एक वो नली होगी जो हमारी हवा लेके जाएगी, जो हमने इनहेल करी। तो यहाँ पर हम अगर नलियों की बात करें तो ये है हमारे फूड पाइप। ये क्या है? फूड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ईसोफेगस। क्या बोल देते हैं? ईसोफेगस। दूसरा, ये ये है ट्रैकिया, जो है हमारे विंड पाइप। जो क्या है? विंड पाइप। जो क्या लेके जाएगी? हवा लेके जाएगी हमारे नीचे। कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ। तो यहाँ पर सर ये नीर पीला पीला ढक्कन क्या बनाया आपने? अरे बेटा, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना इस हवा वाली नली में नहीं चली जाए? उसको रोकने के लिए ऊपर एक ढक्कन है ना? उसको रोकने के लिए क्या है उसके ऊपर? एक ढक्कन। अगर जब फूड आ रहा है तो ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे खाना यहाँ नहीं जाता, और फूड आता है तब ढक्कन ये वाला तो बंद होता ही है, ये ओव्यूला भी ऐसे ऊपर हो जाता है, जिससे इंटरनल नॉस्ट्रिल बंद हो जाते हैं, और नीचे इस ढक्कन से हमारे ट्रैकिया की ओपनिंग बंद हो जाती है। राइट। तो खाने के पास फिर जाने के लिए एक ही पैसेज बचता है, कौन सा? हमारा फूड पाइप। तो खाना सीधा कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में चलाता है। और कभी कभी होता है ना, खाना खा रहे हो, हंसते जा रहे हो, मजाक करते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, और खाने में खाते एकदम से खांसी आ जाती है। ओ क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एपिग्लॉटिस ढंग से बंद ही नहीं हुआ। एपिग्लॉटिस जब ढंग से बंद नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? एपिग्लॉटिस जब ढंग से बंद नहीं हुआ तो एपिग्लॉटिस खुला रह गया। फूड हमारे कहाँ चला गया? ट्रेकिया में चला गया। और फूड जब ट्रेकिया में गया, अटक गया खाना, सांस ही नहीं गई सर, इसलिए हमें खांसी आ गई। यस, यही हुआ। जब सांस नहीं जाएगी तो खांसी बाहर आएगी ही आएगी। तो जरा इसकी ओपनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे फूड पाइप की जो ओपनिंग है, इसे क्या बोलते हैं हम? गुलट। क्या बोलते हैं? गुलट। लेकिन मैं कहूँगा हमारे विंड पाइप की जो ओपनिंग है, इसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन है, ऊपर मतलब अपॉन, अपॉन मतलब एपी, एपिग्लॉटिस। ये क्या हो गया? भैया मैंने सारी लेबलिंग कर दी, कोई डाउट है तो बताओ। हर पार्ट बता दिया मैंने आपको। देख लो, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, है ना? ये भी इधर ही है, मेरा मुंह भी इधर ही है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बीच की दीवार नेजल सेप्टम। ये ऐसी की ऐसी जब आगे बढ़ती है तो उसको हम नेजल चैम्बर बोल देते हैं। ये सेप्टम आगे भी कंटिन्यू रहता है। इस चैम्बर के अंदर से फिर आगे बढ़ते हैं तो इंटरनल लेयर्स आ गए। इंटरनल लेयर्स का ओपन होते हैं हमारे फेरिंग्स में ओपन होते हैं। जब फूड स्वेलअप करते हैं तो इंटरनल लेयर्स को कौन बंद करता है? उव्यूला। कौन बंद करेगा? उव्यूला। क्लियर है? और जब फूड आ रहा है तो फूड आगे पास होएगा फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ। राइट। यहाँ पर जब फूड पास हो रहा है फेरिंग्स से तो दो नलियाँ हैं, दोनों में फूड किस में जाएगा? फूड पाइप में जाएगा, जो कहाँ है? मेरे बैक साइड में आ गई। हवा वाली नली ट्रैकिया किधर है? हमारे आगे की तरफ आ गई, है ना? तो यहाँ पर जब फूड आएगा तो हवा वाली नली में नहीं जाए, ट्रैकिया में नहीं जाए, ग्लॉटिस में एंटर नहीं करे,
तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन है जो उसने बंद हो गया, तो फूड सीधा कहाँ चला गया मेरे, इधर फूड पाइप में चला गया। आ गई मेरी बात समझ में? अरे इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, जल्दी से अच्छे समझ आ गया होगा ना अब तक? हाँ, क्लियर है? आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेसल चैम्बर या नेसल पैसेज बहुत खतरनाक जगह है। कैसे? जो काम हमारी खिड़कियां नहीं कर पाती फिल्ट्रेशन का एयर, वो ये करता है। समझे? हमें घर पे गर्म हवा के लिए हीटर लगाना पड़ता है, हमें गर्म हवा के लिए और ठंडी हवा के लिए एसी लगाना पड़ता है, वो ये खुद कर लेता है। पता है कैसे? सपोज करो तुम ऐसी जगह खड़ी हो डेजर्ट के अंदर, गर्म लू चल रही है, वो गर्म हवा अगर इनहेल करोगे तो लंग्स जल जाएंगे ना? आज तक जले क्या? नहीं ना? ऐसी सेम कंडीशन दूसरी देख लेते हैं। कहाँ खड़े हैं हम? बर्फ़ में खड़े हैं, कश्मीर की वादियों में बर्फ़ में खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जनवरी का महीना है, इतनी ठंडी हवा की जुकाम हो गया एक बार में। लेकिन क्या ठंडी हवा अंदर गई तो लंग्स को जमा दिए? क्या नहीं जमाए ना? क्यों? यहाँ पर नेसल पैसेज में हमारे जो हमने एयर इनहेल करी उसका टेम्परेचर रेगुलेट कर दिया जाता है। मतलब उस टेम्परेचर पे लिया ही जाती है एयर को, ताकि हमारे लंग्स हार्म ना हो, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन हार्म ना हो, उस स्टेज पे हम ले आ जाते हैं। मतलब नेसल पैसेज क्या करता है? एयर को फिल्टर कर रहा है। नेसल पैसेज क्या कर रहा है? इनहेल्ड एयर को टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ठंडे को गर्म, गर्म को ठंडी कर रहा है ना? उसके बाद एक और बात, सांस लेते हो, कभी गुलाब की खुशबू आती है, कभी समोसे की खुशबू आती है, तो कभी भगवान के मंदिर की अगरबत्ती की खुशबू आती है। कैसे सेंस हो रही है? नेसल पैसेज में लग रहा है। क्या लग रहा है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या लग रहा है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी नाम सुना है? ऑल्फैक्टरी सांस में स्मेल को डिटेक्ट करता है। जब हमने एयर ली तो एयर में कौन सी स्मेल है इसको डिटेक्ट कौन करेगा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। कौन करेगा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। कमाल का काम कर रहा है ना, एक छोटा सा पार्ट हमारी बॉडी का। क्या क्या किया उसने? एयर फिल्टर किया, डस्ट पार्टिकल्स यहीं ट्रैप कर लिए। समझ आया? उसके बाद क्या किया उसने? यहाँ पर हमारे 10 पार्टिकल यही ट्रैप करे, उसके बाद क्या किया उसने? हमारे यहाँ पर आने वाली इनहेल एयर जो है उसको टेम्परेचर को रेगुलेट किया, जिससे हमारे एल्वेलाई डैमेज नहीं हो। तो ठंडी हवा को गर्म करना, गर्म हवा को ठंडी करने का मतलब एक नॉर्मल एयर टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ये नॉर्मल लेवल पे लेके आता है एयर को। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, अरे जो सांस ली उसमें काई की खुशबू आ रही है, काई की बदबू आ रही है, वो हमें सेंस कराता है, तो एल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है यहाँ पे। आगे मेरी बात समझ में? इतने सारे काम करे इसने। ओविला क्या करता है? इंटरनल लेयर्स में खाना जाने से रोक लेता है। एपिग्लोटिस क्या करता है? लेरिंग्स में खाना जाने से, ट्रैकिया में खाना जाने से रोक लेता है ना? कमाल का। बोलो मजा आया कि नहीं आया? इतनी सारी चीजें बढ़ा दी मैंने आपको एक डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम समझ आ गया? हाँ है ना? हाँ, बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। ये चीज़ें आपको सारी एक बार में समझ आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज अभी हमने पढ़ लिया। नेसल पैसेज क्या था? हमारा ये वाला नेसल चैम्बर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, इसके बहुत सारे काम थे। ये क्या है यहाँ पर? PSCCGE। PSCCGE, दैट मीन सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बहुत सारे काम करती है ये, बताए थे ना। जैसे यहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड, दैट मीन्स दिखने में तो कैसी है ये हमारी? मल्टी लेयर्ड, बट होती कैसी है? सिंगल लेयर्ड। पढ़ा है ना टिश्यू चैप्टर में? सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब यहाँ पर इनमें क्या होंगे? सीलिया, राइट। कॉलमनर, इनका शेप कैसा? कॉलम शेप, पिलर जैसा। इसके बाद इनमें ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब जिनमें ग्लैंड्स की तरह वर्क करता है, जो अपने सेल में कुछ सिक्रीशन बनाता है और उसको रिलीज करता है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। सूडो स्ट्रेटिफाइड की हम बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स है तो कैसी है हमारे? सिंगल लेयर्ड। सिलिएटेड मीन्स क्या बियर करते हैं यहाँ पर? ये सीलिया। कॉलमनर, पिलर शेप सेल्स, कैसी होगी हमारे? ये पिलर शेप सेल्स। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर क्या करेंगे? ये हमारे
रिलीज करेंगे सीक्रेशन को। तो यहाँ पर ग्लैंडुलर के लिए अगर मैं कहूँ तो गोबलेट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स हमारी यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स हैं। क्या है? यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। तो गोबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करेगी? म्यूकस। क्या सीक्रेट करेगी ये? म्यूकस। जब ये सीक्रेशन करेगी तो जो भी हमारे यहाँ पर एयर इनहेल हुई थी, जो डस्ट पार्टिकल्स थे अंदर, ब्लड कैपिलरीज रिच एरिया है, तो वार्म टेम्परेचर रेगुलेट होगा, उससे हमारे अंदर मॉइस्ट बना रहेगा म्यूकस की वजह से। तो डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होंगे और सीलिया की हेल्प से वो हमारी बॉडी से रिमूव किए जाएंगे। तो नेसल पैसेज स्पेशली किससे लाइन होती है? PSCCGE। क्लियर है? चलिए, नेजल चैम्बर कहाँ ओपन हो रहा है? नेजोफैरिंक्स में। ये नेजल चैम्बर दो इंटरनल लेयर्स में ओपन होता है। तो इंटरनल लेयर्स क्या है यहाँ पर? फैरिंक्स में ओपन हो रहा है। तो फैरिंक्स में इंटरनल लेयर वाला रीजन नेजोफैरिंक्स, फिर बीच में ओरोफैरिंक्स, फिर लेरिंग्स में मर्ज होने वाला फैरिंक्स पार्ट लेरिंगोफैरिंक्स। ठीक है, तो इंटरनल लेयर्स के साथ में क्या हो रहा है? यहाँ पर ओपन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? नेजोफैरिंक्स में। ठीक है, किसका पार्ट है ये? फैरिंक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है ये? हमारे फैरिंक्स का ही पार्ट। इसके बाद फैरिंक्स के लिए हमने पढ़ा है इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पर हम एक ही एरिया है जहाँ से फूड भी पास हो रहा है और जहाँ से एयर भी पास हो रही है। जरा वापस से देख लेते हैं डायग्राम में। मैंने बताया था ना ये वाला रीजन, कौन सा रीजन है ये? जरा मैं आपको एक बार मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये रीजन क्या है हमारा? फैरिंक्स। जहाँ से यहाँ से एयर पास होगी यूँ और यहाँ से फूड पास होगा यूँ। आई मेरी बात समझ में? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से। नेजोफैरिंक्स फिर ओपन कहाँ होता है हमारे? नेजोफैरिंक्स ओपन कहाँ हो रहा है? फैरिंक्स में। फैरिंक्स से फिर आगे कहाँ जा रहा है? वो हमारे एयर पास होगी ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया का अपर पार्ट मॉडिफाई हो जाता है और क्या बना लेता है? लेरिंग्स। क्या बना लेता है? लेरिंग्स। राइट। लेरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स। लेरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच रही है, किसकी वजह से? लैरिंग्स की वजह से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे एनसीईआरटी और क्या कहती है कि फूड को जब हम स्वेलअप करते हैं तो यहाँ पर ओव्यूला होता है। क्या होता है? ओव्यूला। ये इंटरनल लेयर्स को कवर कर रहा था, समझाया था ना मैंने, इंटरनल लेयर्स को कवर कर रहा था, जिससे हमारा फूड सीधा कहाँ चला जाए? ईसोफेगस में जाए, इंटरनल लेयर्स में नहीं घुसे। कहाँ था? जरा देखें, ये रहा हमारा ओव्यूला। जब खाना आता है तो ऐसे इंटरनल लेयर्स को कवर करता है। क्लियर? सब समझ में आ गई ना बात? तो ये इंटरनल लेयर्स को क्या करता है? यहाँ पर कवर करता है, जिससे इनमें फूड की एंट्री नहीं हो। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, जब फूड सेलअप करते हैं तो ग्लॉटिस, हमारे ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोला हमने? ग्लॉटिस। वो पोर जो ओपन हो रहा है उस पोर को क्या बोला हमने? ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर भी क्या था हमारा? इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप, जो क्या कह रहा था? एपिग्लॉटिस, जो ईसोफेगस में फूड जाने को जाए, ट्रैकिया में फूड नहीं जाए, इसको इंश्योर करता है। तो इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप क्या कहलाएगा हमारा? ये एपिग्लॉटिस। क्या काम है इसका? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। आ गया समझ में? बढ़िया। अब लैरिंग्स के लिए मैंने क्या बोला? साउंड प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। आपने देखा होगा ना, मेल्स में तो ये उभरा हुआ होता है, फीमेल्स में उभरा हुआ नहीं होता। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ब्रॉड हो जाता है और उभर जाता है, जिसकी वजह से मेल्स का जो साउंड होता है वो लो पिच हो जाता है। एंड फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, तो ये यहाँ पर उनके उभरता नहीं है, एडम्स एप्पल नहीं बनता, और उनकी बॉडी में जो साउंड है वो कैसा बना रहता है? हाई पिच बना रहता है। कैसा बना रहता है? हाई पिच बना रहता है। राइट। तो यहाँ पर ये लैरिंग्स भी क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। किसका बना हुआ बॉक्स है? ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे? साउंड बॉक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? साउंड बॉक्स बोल देंगे।
जो अभी तक मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताया, ये सारी बातें कौन बोलता है? हमारी एनसीईआरटी बोलती है। कौन बोलती है? एनसीईआरटी। चलो यहाँ पर लैरिंग्स की मैं बात करूँ तो लैरिंग्स हमारे कार्टिलेज का बना हुआ है, इसमें मेम्ब्रेन्स है कितनी? 2 पेयर। कितनी मेम्ब्रेन्स है? 2 पेयर। तो जैसे ही मैं एक्सेल करता हूँ, हवा अंदर से बाहर निकलती है, तो मेम्ब्रेन्स यहाँ पर है। क्या है यहाँ पर? मेम्ब्रेन्स है। तो जैसे ही हवा पास होती है ना, तो मेम्ब्रेन्स हिलती है, ऐसे वाइब्रेट होती है, और मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। यहाँ देखो, लैरिंग्स में 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो एंटीरियर जो पेयर होता है, आगे की तरफ जो पेयर होता है, वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए उसको बोलेंगे फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्लियर? दूसरा, पीछे की तरफ नीचे वाला जो वोकल कॉर्ड्स होंगे वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है। क्यों है? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मतलब होते तो 2 पेयर है, पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं 1 पेयर। साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? 1 पेयर। कौन से वाले? पीछे वाले, पोस्टीरियर। कौन से वाले? पीछे वाले, पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड्स। समझ आ गया ना? कोई डाउट? चलो, इसके बाद ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। ये किसका डायग्राम है? हमारा एनसीईआरटी में ये कलरफुल डायग्राम जो है ये मेंशन है। इसके अंदर क्या क्या लेबलिंग दी गई है ये हमें आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा। उसमें हमारे नीट के अंदर एग्ज़ाम्स में अगर डायग्राम आते हैं और तो हमें लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। ज़रा देखते हैं। ये सबसे ऊपर जो है दैट इज़ अ एपिग्लॉटिस। क्या है ये? हमारे एपिग्लॉटिस। ठीक है। और फिर ये वाला पार्ट क्या है? हमारा लैरिंग्स। क्या है ये? लैरिंग्स। देन एक ये सीधी स्ट्रेट ट्यूब जिसपे सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स हैं, ये क्या कहलाती है? हमारे ट्रैकिया। क्या कहलाती है? ट्रैकिया। नाउ अब इधर की लेबलिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर लंग्स की जो कवरिंग है ना, उसको मेंशन किया है इन्होंने। लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? प्लूरल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अभी लंग्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा। कौन सी होती है, कितनी होती है, क्या करती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने देखा लंग्स के अंदर का सबसे अंदर चला गया, और बिल्कुल लास्ट में जो बैलून लाइक स्वेल्व स्ट्रक्चर है उसको हमने मार्क किया। तो ये क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर? एल्वियोलाई। क्या कहलाता है यहाँ पर? ये एल्वियोलाई। ठीक है। नाउ एल्वियोलाई के अंदर फिर यहाँ पर एक हल्का सा क्या भरा होता है? हमारे फ्लूइड। तो क्या बोल देंगे उसको? एल्वियोलर फ्लूइड होगा। राइट। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर भी एक लेबलिंग होनी चाहिए। इस लेबलिंग को मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेबलिंग मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ। वेट। प्लूरल में होगी प्लूरल फ्लूइड। 2 प्लूरा मेम्ब्रेन होगी, दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्लूरल फ्लूइड। ओके। नेक्स्ट, इसके बाद अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एल्वियोलाई के पहले क्या होती है? ब्रोंक्यूल्स। क्या होगी? ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स, ये सब हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब ये ट्रैकिया आती है, ब्रोंका में डिवाइड होती है। ब्रोंकिया की फर्दर ब्रांचेस सेकेंडरी ब्रोंका है, फर्दर ब्रांचेस टर्शियरी ब्रोंका है, देन ब्रोंक्यूल्स। तो लास्ट में हमारी जो बचता है वो ब्रोंक्यूल्स बच जाती है। कौन सी वाली? लास्ट वाली, जो मैं बताऊंगा बाद में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब ट्रैकिया डिवाइड हुई 2 में, तो ये क्या कहलाएगी? हमारे ब्रोंका है। क्या कहलाएगी? ब्रोंका है। और कौन सी कहलाएगी? प्राइमरी ब्रोंका है। कौन सी कहलाएगी? ये प्राइमरी ब्रोंका है। यहाँ पर ये 2 क्या मार्क किए हमने? रिब्स। क्या मार्क किए हमने? लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरल मेम्ब्रेन के बाहर हार्ड स्केलेटन कवरिंग जो लंग्स को प्रोटेक्शन देती है, दैट इज रिब्स। ये क्या है? हमारा लंग्स। राइट। ये नीचे एक रेड कलर का मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है? हमारा डायफ्राम। तो ये सारी लेबलिंग्स मैंने कर दी। ये सारी लेबलिंग्स किसकी है? हमारे एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम और उसकी लेबलिंग्स हैं, ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। आपको आई थिंक अब तो सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के एल्वियोलाई तक के सारे पार्ट्स हमें क्लियर हो गए हैं इस डायग्राम के थ्रू। बट अभी हम ब्रोंकाई के अंदर के स्ट्रक्चर्स आगे पढ़ेंगे और भी अच्छे से डिटेल में, तो आपको और बचे हुए जो कन्फ्यूजन होगा वो भी हमारा दूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे।
ट्रेकिया के बारे में, ट्रेकिया भी हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा ट्रेकिया, ये रहा ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया है स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है। इसमें क्या होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, क्या होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। मैंने कहा ये ट्रेकिया है, इसमें क्या है, रिंग्स हैं इस तरह की, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनकम्प्लीट क्यों, ये पीछे से खुली है, देखो कैसी बनेगी ये हमारे, ऐसी एक थोड़ा सा खुला रहेगा पार्ट, खुला वाला पार्ट का रहेगा हमारे पैक साइड में, कहाँ पर रहेगा, हमारे डॉर्सल साइड में। मतलब आगे से ट्रैकिया ऐसे पैक है और पीछे से ओपन है। कौन सा साइड ओपन रहेगा हमारा, ये डॉर्सल साइड ओपन रहेगा। कौन सा रहेगा, डॉर्सल साइड। तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है, कौन सी है, इनकम्प्लीट है। और इनका ओपन जो साइड है वो किधर रहेगा, बॉडी के डॉर्सल साइड रहेगा। कितनी होती है, अराउंड 16 से 20 हो सकती है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारे ट्रैकिया। क्लियर है। इस ट्रैकिया का काम क्या होता है, एयर का पैसेज करना, एयर को आगे फेरिंग्स से लंग्स तक पहुंचाना। ये रिंग्स क्या काम करती है, हमारी ट्रैकिया कॉलेप्सेबल है। अगर ये रिंग्स नहीं होगी ना तो ट्रैकिया की वॉल को कोई पकड़ के नहीं बैठा, तो वॉल क्या हो जाएगी, कॉलेप्स। जब इसमें से एयर बाहर निकल जाएगी, एक्सेल करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, कॉलेप्स हो जाएगी। तो कॉलेप्स से बचने के लिए यहाँ पर क्या है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। चलिए, यही कहती है हमारी एनसीईआरटी कि हमारे ट्रैकिया क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, स्ट्रेट ट्यूब है, और इस पर क्या है, पूरी लेंथ जो है नेक की को ये कवर करती है। और कहाँ तक जाती है, हमारे मिड थोरेसिक कैविटी तक। कहाँ तक जाती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। कितनी होती है कार्टिलेजिनस रिंग, 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स इसमें होगी। कैसी होगी, इनकम्प्लीट होगी। कैसी होगी, इनकम्प्लीट होगी। ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का काम क्या है, टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कॉलेप्सिंग। ये हमारे ट्रैकिया को कॉलेप्स होने से बचाती है। किसकी बनी है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स, हाइलिन कार्टिलेज। ये ट्रैकिया में सी शेप्ड की रिंग्स किसकी बनी है, हाइलिन कार्टिलेज। किसकी बनी है, हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स। ये कहाँ होती है, ओपन जो रिंग्स हैं उनका इनकम्प्लीट पार्ट कहाँ होता है, डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस कौन सी होगी, ये वाली। कौन सी होगी, ये वाली। आ गई मेरी बात समझ में। तो ट्रैकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब, इस पर सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। सी शेप का जो ओपन साइड है ये कहाँ होगा, बॉडी के पीछे की तरफ ओपन होगा, मतलब डॉर्सल साइड पे ओपन होगा। क्यों होता है, ट्रैकिया हमारे कॉलेप्स नहीं हो जाए। जब एयर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, कॉलेप्स। तो उस कॉलेप्स को होने से रोकने के लिए कार्टिलेजिनस रिंग है जिन्होंने उसकी मेम्ब्रेन्स को होल्ड कर रखा है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया फर्दर आगे। यहाँ पर जब आती है तो हमारे ये पूरा जो थोड़ी सी कैविटी है इसमें लंग्स क्या प्रोटेक्टेड है, इसमें लंग्स क्या है, प्रोटेक्टेड। तो हमारे टोटल जो लंग्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो केज बनता है उसको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं उसको, हम रिब केज बोलते हैं। क्लियर है, रिब केज। अब रिब केज में ट्रैकिया आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ट्रैकिया आकर के दो पार्ट में डिवाइड होगी। कौन से दो पार्ट होंगे वो, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई। तो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में जब डिवाइड होते हैं तो वो एक पोजीशन होती है। वो क्या होती है, हमारे एक पोजीशन। तो जैसे मैंने कहा ये यहाँ पर हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा जब स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। थोरेसिक कैविटी में ऊपर से यहाँ तक कितनी होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो फिफ्थ वर्टिब्रा जो आती है ना, ऐसे 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वर्टिब्रा पे ये क्या हो जाएगी, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिससे क्या बनेंगे, ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। क्लियर है। चलिए, तो ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गया। अब मैंने क्या बोला था, हर ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगा। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बना देगी, सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बना देगी, टर्शियरी। टर्शियरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होकर बना देगी ब्रोंक्यूल्स। तो वही है, तो हर ब्रोंकाई यहाँ पर डिवाइड होकर के रिपीटेड डिवीजन होता है जिनसे सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बनाती है और आगे जाकर क्या बना देती है, ब्रोंक्यूल्स बना देती है। और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं आगे जाकर फर्दर डिवाइड होते हैं और लास्ट में थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में
डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? क्या कार्टिलेजिनस रिंग सिर्फ ट्रैकिया में होती है? नो, कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक होती है? हमारे ब्रोंक्यूल्स तक। कहाँ तक होगी? ब्रोंक्यूल्स तक। लिखा है मैंने, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्या प्रेजेंट है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ पर हमने बात करी इसके बारे में, ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या बना देगी? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। आई थिंक आपको हमारे ये बात समझ आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे लंग्स। जब ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई है तो ब्रोंकाई का एंटर करती है हमारे राइट ब्रोंकाई राइट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लंग्स। क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? लंग्स। चलिए, लंग्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम लंग्स पढ़ लेंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, पाथवे ऑफ एयर पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने पढ़ा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 1 आज हमने स्टडी किया। आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्सेज हैं, निर्माण बैच, पराक्रम बैच और अभ्यास बैच, जो आपके लिए सुटेबल है अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं। इस पर अभी रिसेंटली हमने 50% ऑफ किया है फॉर द फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स जो हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। और जल्द से जल्द अपनी सीट भी आप बुक कीजिए और हमारे साथ अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए। चलिए, अगर आप चाहते हैं कहाँ से ज्वाइन करना है तो कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? आईपीए अजमेर। ठीक है, आईपीए कोचिंग इंस्टीट्यूट है अजमेर। आप ये स्कैन कर सकते हैं क्यूआर और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्सेज वहाँ दिखाई देंगे एंड आप उसको चूज़ करके अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।